हाँ जी। अब हम टेंस की एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं कि जो अभी तक हमने टेंस पढ़ा है उसके हम यहां पर कुछ एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां उनकी शुरुआत करते हैं। और एक्सरसाइज हमने दो तीन तरीके से डिजाइन किए हैं। सबसे पहला कि कुछ ऐसे सेंटेंस आपको दिए जाएंगे जिनको आपको करेक्ट करना है, उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है और उनको सही करना है। व्याकरणीय दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से भी गलत हो सकते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है ही डू। यहां पे देखो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल की, नॉट नेगेटिव वाक्य है और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू डच के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये तो हमें मालूम ही है। और कौन से टेंस में लगती है? प्रेजेंट सिंपल में लगती है। तो प्रेजेंट सिंपल में डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन वहां पर आने वाले सब्जेक्ट या कर्ता के अनुसार इसे लगाया जाता है। तो यहां पे ही कौन सा करता है? एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। और डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं? बहुवचन कर्ता के साथ। डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं? सिंगुलर एक वचन कर्ता के साथ। तो अब यहां देखो, ही एक वचन है तो इसका मतलब इसके साथ में डू गलत है, डज आना चाहिए, यहां पे गलती है। अब इसको रीराइट करेंगे सही करके, तो ही डज नॉट नेगेटिव के लिए और प्ले का प्ले, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। इस प्रकार से यह वाक्य सही होगा। दूसरा है डज शी गोज टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाती है? तो डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, किसकी है भाई? शी, सी के साथ जुड़ी हुई है। शी जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वह भी यहां पर प्रेजेंट सिंपल की है। तो यहां पर शी के अनुसार एक वचन करता है तो डज ही सही है, इसके बाद में शी का शी रखेंगे। लेकिन डू डज के साथ में आपको यहां पे जैसे मैंने लिखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए वर्ब यहां पे है गो, तो फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगी। डज शी गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाती है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां पर वर्ब की सही फॉर्म यहां लिखी हुई नहीं थी। ठीक है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वह है ही नेवर वेरीफाइज, ही नेवर वेरीफाइज द बिल, ही नेवर वेरीफाइज द बिल्स। तो ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही यहां पर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और नेवर नेगेटिव के लिए है। अब वेरीफाई का मतलब होता है वेरीफाई करना, है ना, वेरीफाई करना। ठीक है। और इसमें इसका जब सिंगुलर फॉर्म में इस वर्ब को लेके जाएंगे तो वेरीफाइज, ये यहां पर वर्तनी की दृष्टि से यह स्पेलिंग जो है वह गलत है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ही नेवर वेरीफाइज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब हो जाएगी, एक वचन कर्ता के लिए। ही नेवर वेरीफाइज द बिल्स, वह कभी भी बिलों को वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट स्विमिंग। देखिए, डज नॉट, शी यहां पे एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डज हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट सिंपल की, उसके साथ में नॉट ठीक है। लेकिन यहां पे आने वाली वर्ब जो है डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन यहां पे तो आईएनजी फॉर्म है, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म लगी हुई है। ये गलत है, ये वाला फॉर्मेट इसमें आना चाहिए। तो यहां पे सही पैटर्न के अनुसार वाक्य इस तरीके से बनेगा, शी का शी रखेंगे, एक वचन करता है इसलिए शी डज, नॉट का नॉट लिखेंगे, और स्विमिंग के स्थान पे स्विम आ जाएगा। शी डज नॉट स्विम, वह नहीं तैरती है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी आर स्पीकिंग, तो यहां पे हो जाएगा शी, और इजएमआर में से किसका प्रयोग करेंगे? इज का, और इसके बाद में स्पीकिंग हो जाएगा, शी इज स्पीकिंग, वह बोल रही है। या तो इस तरीके से सही हो सकता है, या फिर इसको ऐसे सही करेंगे, सी स्पीक्स, वह बोलती है। यह प्रेजेंट सिंपल में हो जाएगा और यह वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज नोविंग टू मी, ही इज नोविंग टू मी। देखो, इज के साथ में नो वर्ब लगी हुई है, लेकिन आपको मैंने बताया था स्पेशल रूल में टेंस पढ़ाते समय कि नो एक ऐसी वर्ब होती है उसके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म जो होता है वह सूटेबल नहीं होता है।
यहां पे आपको मालूम है इसका मूल जो फॉर्म होती है नो, वह यथावत रहती है। लेकिन कई बार जब वाक्य को हम अलग तरीके से लिखते हैं तो वहां पर इसका शुद्धिकरण जब किया जाएगा, क्योंकि यहां पे इज जो है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में इसको लिखेंगे तो सही होगा। ही का ही लगाएंगे, इज एम आर में से इज लगेगा, यहां पर नोविंग के स्थान पे नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन हो जाएगा। ही इज नॉन, और नॉन के बाद में टू और मी का मी, ही इज नॉन टू मी, यह है सही है। नेक्स्ट है ही इज रिजेंबलिंग, ही इज रिजेंबलिंग हिज ब्रदर, वह अपने भाई के समान है, दिखाई देता है। यहां पर यह गलत है, क्योंकि जो आपने भावार्थ बोला है वह अपने भाई जैसा है या भाई जैसा दिखाई देता है। तो यहां पर इज और रिजेंबलिंग, इज और रिजेंबलिंग ये दोनों गलत हैं, बल्कि इनके स्थान पर रिजेंबल आएगा। क्या आएगा? रिजेंबल, मुख्य क्रिया। रिजेंबल एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने मूल स्वरूप को नहीं त्यागती है, जैसे सी है, हियर है, ठीक है ना, इसी तरीके से रिजेंबल होती है। तो रिजेंबल क्रिया को हम यथावत रखेंगे, इज रिजेंबलिंग गलत है। तो यहां पे ही जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, एक वचन है, और एक वचन कर्ता के साथ में जो मूल वर्ब है रिजेंबल, यह एक वचन कर्ता के अनुसार जब इसको लिखेंगे तो इसके साथ में एस लग जाएगा। ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वह अपने भाई के जैसा दिखाई पड़ता है या जान पड़ता है, या वह अपने भाई जैसा है, इस तरीके से। नेक्स्ट है ही हैव गॉन टू जयपुर। देखो हैज गॉन, हैव गॉन जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट की होती हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट की होती हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग जो होता है वह एक वचन कर्ताओं के साथ, सिंगुलर के साथ। हैव का जो प्रयोग होता है वह बहुवचन कर्ताओं के साथ, प्लूरल के साथ किया जाता है। अब इसमें से देखते हैं ही कौन सा करता है, एक वचन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, तो यहां पे ही का ही रखेंगे। हैज हैव में से हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ही हैज गॉन, यहां पर हैव गलत है, हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार, और बाकी वाक्य यथावत रहेगा। ही हैज गॉन टू जयपुर, वह जयपुर जा चुका है। ठीक है, लिख लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई, देखिए हैव आई बीन नॉट प्लेइंग फॉर एन आवर, फॉर 1 आवर। देखिए हैव आई बीन नॉट, यहां पर देखिए हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी होता है तो वो जो टेंस होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो टेंस होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो यहां पे देखिए आई जो करता है उसके अनुसार क्या आएगा? प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसका जब शुद्धिकरण करेंगे तो हैव का हैव रखेंगे, क्योंकि आई कर्ता के साथ में क्या आता है? हैव आता है। और यहां पे एक मिस्टेक है कि हेल्पिंग वर्ब जब लगती है उसके बाद में जब सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद आपको नॉट लिखना पड़ेगा, और बीन का बीन लिखेंगे, हैव आई नॉट बीन, और फिर मुख्य क्रिया को लिखेंगे प्लेइंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, क्या मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। फॉर 1 आवर, फोर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि 1 आवर एक निश्चित समय अवधि है। तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, क्या मैं 1 घंटे से नहीं खेल रहा हूं। तो इस तरीके से यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी हैव जस्ट अराइव। देखिए अराइव वर्ब है, मेन वर्ब है, और हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको सही से बिठाते हैं। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब एक ही टेंस की होती हैं। आपको मालूम है वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव जो होता है उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो यहां देखते हैं शी, यहां पे जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर थर्ड पर्सन है, शी का शी रखेंगे। हैज हैव में से किसी एक का प्रयोग करना है, एक वचन है तो हैज हैव में से क्या लगेगा? हैज लगेगा, और जस्ट का जस्ट रखेंगे। ठीक है, शी हैज जस्ट, और हैज हैव के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। तो शी हैज जस्ट अराइव की थर्ड फॉर्म जो होती है वह होती है अराइव्ड।
शी हैज जस्ट अराइव्ड, वह अभी अभी पहुंच चुकी है। ठीक है ना, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है डिड ही नॉट रिमाइंडेड यू। डिड देखिए, डिड हेल्पिंग वर्ब है, आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार जब डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है तो उसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये ध्यान रखा जाए। तो डिड चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको यथावत रखेंगे। ही जो सब्जेक्ट है उसको यथावत रखेंगे। यद्यपि इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी के साथ में डिड जो होता है वही लगता है। पास्ट सिंपल टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताया था डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डिड प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका यूज होता है। तो डिड ही, इसके बाद में नॉट नेगेटिव के लिए यथावत। रिमाइंडेड यहां पर गलत है, क्योंकि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो रिमाइंड यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रिमाइंड ही रखेंगे। डिड ही नॉट रिमाइंड यू, क्या उसने आपको दोबारा से याद नहीं दिलाया। नेक्स्ट, वर शी नॉट कुकिंग। देखो वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी। वाजवर कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो अब यहां पे देखते हैं, शी कौन सा करता है, एक वचन है बहुवचन, एक वचन करता है, सिंगुलर है, इसलिए वाजवर में से क्या लगेगा, वाज। वर यहां पे गलत है, शी को यथावत रखेंगे। नॉट सही है और कुकिंग भी सही है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। वाज शी नॉट कुकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इफ आई हैड ए पेन, यदि मेरे पास एक पेन होता। आई विल गिव यू, यहां पे पास्ट टेंस है। यदि कोई कंडीशनल सेंटेंस होता है, यदि कोई शर्त वाला वाक्य होता है और उसकी शुरुआत यदि इफ से हो, यदि उसकी शुरुआत इफ से हो और उसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड आए, ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये पैटर्न। यदि प्रश्नवाचक यदि वाक्य शर्त वाला हो, कंडीशनल, और उसमें सब्जेक्ट प्लस, उसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड आए, तो इसके साथ में एडजॉइन दूसरे वाक्य में आपको ध्यान देना है। वहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करना है। ये फॉर्मूला सही है, लेकिन यहां पे जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ में आपको पास्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। पास्ट फॉर्म होगी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। इसको सही तरीके से समझा जा सकता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, यदि ये सूत्र है पहले वाक्य में, तो दूसरे वाक्य में इसका सूत्र हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फॉर्मूला सही होगा, इसको फॉलो करते हैं। यहां इफ है जी, बिल्कुल, यहां सब्जेक्ट है, यहां हेड आया है, ये पहला वाक्य है। दूसरे वाक्य में फॉलो करेंगे, ये पहला वाक्य यथावत लिखेंगे, इसके बाद में इस वाले वाक्य को लिखेंगे इस तरीके से। आई के बाद में क्या लगाएंगे, विल नहीं लगेगा, ये गलत है, वुड लगेगा। आई वुड, गिव का गिव रखेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहा है। यू ऑब्जेक्ट है, उसको यथावत रखेंगे। इफ आई हैड ए पेन, यदि मेरे पास एक पेन होता, आई वुड गिव यू, तो मैं आपको दे देता। इस तरीके से इसको नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रेन हैड डिपार्टेड। रेल जा चुकी थी, रवाना हो चुकी थी। बिफोर यानी कि पहले, आई रीच यानी पहुंचना, आई के साथ में रीच द स्टेशन यानी स्टेशन पर। ये एक नियम है कि जब दो वाक्य, पास्ट टेंस का नियम है, जब दो वाक्य बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हों, ये मैंने आपको लिखवाया था पास्ट परफेक्ट पढ़ाते समय। कौन से टेंस में ये नियम आया था, पास्ट परफेक्ट में, कि जब दो सेंटेंस बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी वाक्य में बिफोर, दो वाक्यों के बीच में बिफोर है, तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखें, सनद रहे, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि दो वाक्यों के बीच में आफ्टर लिखा हुआ है, तो बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे पहले वाले वाक्य में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कई दफा इससे संबंधित करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे भरवा ही लेता है। बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन दोनों की विपरीत वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। देखिए वाक्य को देखते हैं, द ट्रेन यहां बिफोर है तो पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सही है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड,
द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ये सही है, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। फिर बिफोर को लिखेंगे यथावत, बिफोर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलत है, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म, बिफोर आई, ये इधर है, इधर लिखते हैं बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड हो जाएगा, रीच नहीं द स्टेशन। इस तरीके से ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, ये बारिश हो रही थी, फॉर लास्ट इवनिंग, यहां पे देखो इट सही है, हैड बीन ये भी सही है, रेनिंग स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, यहां फॉर लगा हुआ है, समय को बताने वाला, जो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, समय अवधि को बताता है, एक निश्चित समय अवधि को बताने में किसका प्रयोग करते हैं हम, फॉर का प्रयोग करते हैं, और फॉर को बताने के लिए हम उसके साथ में निश्चित समय अवधि लिखेंगे, लेकिन यहां लिखा हुआ है लास्ट इवनिंग, पिछली शाम, इसका मतलब पिछली शाम में कोई पता नहीं है, फिक्स अवधि नहीं है उसमें, केवल इशारा मात्र किया गया है पिछली शाम, इसलिए फॉर गलत है, यहां पे आ जाएगा सिंस। तो इस वाक्य को फिर ऐसे लिखा जाएगा, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस, सिंस लास्ट इवनिंग, यह पिछली शाम से लगातार बारिश हो रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट आई गो देयर, लेट आई गो देयर, देखो लेट वाले वाक्य जहां शुरू होते हैं, जहां से लेट वाले वाक्य शुरू होते हैं, तो लेट से जब वाक्य शुरू होता है उसके बाद में जो फॉर्म आती है वो यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है लेट के बाद में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगनी चाहिए, प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में और कुछ अन्य चीजें, अदर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेट वाले वाक्य में लेट को देखते हैं, लेट है, इसके बाद में आई, आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहां इसको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो मी आएगा, यहां पे आई गलत है, लेट मी, गो का गो रखेंगे, देयर का देयर, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है वी विल प्ले ए मैच, वी कौन सा करता है, मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस पढ़ाते समय कि भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में आई और वी ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स उनके साथ में विल लगेगा, क्या लगेगा, विल। तो यहां पे आई और वी में से वी है ना, आई वी के साथ में शैल विल में से क्या लगना चाहिए, शैल लगना चाहिए, तो यहां पे विल ना लग के लगेगा शैल, वी शैल प्ले, वी शैल प्ले ए मैच, हम एक मैच खेलेंगे, तो यहां पे वी के साथ में क्या लगाया हमने, विल के स्थान पर शैल लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ये वाला, सुची विल अबाउट टू कम, सुची विल अबाउट टू कम। मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब आपको बताया था तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स आप कुछ ऐसी इंडिकेशंस आपको दी थी कि कोई वाक्य इज गोइंग टू से शुरू हो सकता है, इज गोइंग टू से, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कहीं पे इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो सकती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जिस स्ट्रक्चर के अनुसार ये वाक्य सही बैठे। सूची चूंकि सब्जेक्ट है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सूची एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए इज एम आर में से इज लगेगा, अबाउट को अबाउट रखेंगे, सूची इज अबाउट, टू का टू और कम का कम, सूची आने वाली है, इसका मतलब ये होगा, यहां विल गलत था। अंतिम जो सेंटेंस है वह है, अंतिम वाला जो वाक्य है, ही वुड हैव रीच्ड, वह पहुंच चुका होगा, हेयर यानी यहां पर, बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट, बिफोर यानी पहले, द सन यानी सूर्य, ये दोनों को अलग करना पड़ेगा, और सेट जो यहां पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए, जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हों तो जब उनका सॉल्यूशन हो तो उनमें इस प्रकार से परिवर्तन होगा, इसका सही करेक्शन यह होगा, ही विल हैव रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड, वह पहुंच चुका होगा, हेयर यानी यहां पर,
ही विल हैव रीच्ड हेयर बिफोर लिखेंगे, ही विल हैव रीच्ड हेयर बिफोर द सन, और सेट के साथ में एस लिख देंगे, बिफोर द सन सेट्स। आप कहेंगे सर आपने बिफोर से पहले और बाद में ये क्या किया? भाई जब फ्यूचर टेंस को आप पढ़ रहे हैं और उन दोनों के दो वाक्यों के बीच में जब बिफोर लगा हो तो पहले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव रीच्ड, ही के अनुसार विल लग गया, और दूसरे वाले वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको स्पेशल नियम में लिखवाया था। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज है जिसको हमने सोल्व किया है।